15 साल की उम्र वैसे तो कोई दुल्हन बनने की उम्र नहीं होती, लेकिन नीलू के लिए इस उम्र में दुल्हन बनना उसकी मजबूरी थी। कुछ माँ की गरीबी और बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की मजबूरी। वो जब 9वीं कक्षा में थी, तब एक दिन स्कूल से घर आने पर उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। लड़के के 3 भाई हैं, उसके पिता नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे इतना छोड़ गए हैं कि तीनों भाई आराम से अपनी ज़िंदगी बिना किसी परेशानी के गुजर बसर कर सके। अनिक घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता के न रहने पर सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। माँ की बड़ी इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपनी बड़ी बहू को देख ले। मौत का क्या भरोसा कब अपने पास बुला ले। जैसे जैसे नीलू बड़ी हो रही थी, उसकी माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो उसने अपनी बेटी को दुनिया की गंदी नज़रों से बचाए रखा था, लेकिन कब तक वो यही सोचती थी कि कोई अच्छा घर वर मिल जाए तो वो नीलू के हाथ पीले कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन कौन शादी करेगा एक गरीब बिन बाप की बच्ची के साथ। बस दिन रात इसी चिंता से घुली जा रही थी। वो तो भला हो उसकी पड़ोसन जानकी का, जो भगवान सरीखा आकर उसकी बेटी का ब्याह बिना किसी दहेज के अपने रिश्तेदारी में तय करवा दिया। और सिर्फ ब्याह ही तय नहीं करवाया, बल्कि ब्याह के खर्च का सारा भार भी अपने ऊपर लेकर उसे एकदम निश्चिंत कर दिया। अब तो बस वो जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर उसके जीवन को खुशियों से भर देना चाहती थी। लड़का नीलू से 8 साल बड़ा था, लेकिन नीलू की माँ को इससे कोई परहेज नहीं था। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़े भाग्य से मिला करते हैं। विदाई के समय नीलू अपनी माँ से बहुत देर तक लिपटकर रोती रही थी। उसे बस एक ही बात का गम था, उसके जाने के बाद उसकी माँ को कौन देखेगा। एकदम अकेली पड़ जाएगी वो। फिर जानकी मौसी ने उसे समझाया था कि तू क्यों चिंता करती है, हम सब हैं ना। तू तो बस अपनी आने वाली ज़िंदगी की सोच और अपने ससुराल वालों की चिंता कर। अब से वही तेरा घर है, बड़ी बहू बनकर जा रही हो तुम वहाँ। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना। अपनी सास को कभी शिकायत का मौका मत देना। और वैसी भी कौन सी लड़की होगी जो बिन ब्याही अपने पीहर बैठी अच्छी लगती होगी। लड़की को एक ना एक दिन तो दूसरों के घर जाना ही पड़ता है। बड़े ही अरमानों से नीलू अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर सी बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उन्होंने न जाने कितनी ही बार नीलू की नज़र उतारी होगी। नीलू को आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक अनिक ने नीलू की सूरत नहीं देखी थी। उसकी माँ ने उसे नीलू से दूर रहने की सख्त हिदायत जो दी थी। बहू देखने की ललक में वो नीलू को अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई, मगर वो जानती थी कि अभी नीलू अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए अपरिपक्व है। इसलिए वो नीलू को अपने कमरे में अपने पास ही रखती थी। अनिक अपनी माँ के इस फैसले से कभी कभी बहुत खींच जाया करता था। ये माँ भी ना, जब नीलू को हमसे दूर ही रखना था तो नाहक ही हमारा ब्याह करवाया, और अगर करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की से। क्या उन्हें पहले से नीलू की उम्र पता नहीं थी। चलो, दूर रखने का कारण तो समझ में आता है, लेकिन अब ये क्या बात हुई कि अपनी ही पत्नी की सूरत भी नहीं देख सकते। अनेक जब भी वो उसके घुंघरू की आवाज़ सुनता, उसका मन उसकी एक झलक पाने को बेताब हो उठता, लेकिन माँ के आगे बेबस हो जाता। नीलू बस खाना परोस आती थी उसे, वो भी अपनी सास की उपस्थिति में और घूंघट डालकर। उसके दोनों देवर यूँ तो उससे उम्र में बड़े थे, लेकिन वो उनसे एक माँ की तरह ही व्यवहार करती थी। उसके दोनों देवर भी उसे माँ का ही दर्जा देते थे और उसकी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी अपनी माँ की। सास तो अपने पास पड़ोस और रिश्तेदारों से नीलू की सुघड़ता, उसकी सरलता और उसके गुणों का बखान ही करते नहीं थकती थी। उनकी मानो तो नीलू खरा सोना थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन समझदारी और परिपक्वता ऐसी कि बड़ों को भी पीछे छोड़ दे। एक दिन अनिक घर आता है तो माँ को घर पर न देख भाइयों से पूछता है। पता चलता है माँ पड़ोस में भगवत की कथा को सुनने गई है। उसे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। बस फिर क्या था, पहुँच गया वो रसोई घर में। उसे देखकर नीलू अपना घूंघट निकालने लगती है। तभी अनिक उसका हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही उसकी नज़र उसकी सूरत पर पड़ती है, कुछ पल के लिए वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से होश संभाल कर वो उससे कहता है, दूसरों के मुंह से तुम्हारी तारीफ़ जितनी सुन रखी थी,
तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। बताओ भला, मेरी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी माँ ने हमसे ही छुपा कर रखा है। इतना सुनकर नीलू बस शर्मा कर रह जाती है। इतने में उसके कानों में माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। घबराकर वो उससे माँ को कुछ भी न बताने की गुजारिश कर तेजी के साथ रसोई घर से बाहर निकल जाता है। उसकी माँ ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी को कुछ बताया। बस मन ही मन एक फ़ैसला ले लिया। वो फ़ैसला था नीलू को 3 साल के लिए उसके मायके भेजने का। दूसरे दिन ही उसे उसके पियर भेजने की तैयारी होने लगती है। अनिक को पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। भले ही वो उसके नज़दीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे देख तो लेता था, घूंघट में ही सही। उसकी पायल के घुंघरुओं की छनकती आवाज़ सुनकर, उसकी कलाई की रंग बिरंगी चूड़ियों की खनकार सुनकर, अपने आसपास उसके होने के एहसास को कम से कम जी तो लेता था। इन्हीं बातों से उसका मन उदास हो उठा था, लेकिन माँ के आगे वो कुछ बोल नहीं सकता था। भरी आंखों से उसे छुपकर जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। ऐसा नहीं था कि नीलू को दुख नहीं था। जाते समय उसकी कातर निगाहें घूंघट की आड़ से जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसे क्या खबर थी कि वो उससे छुपकर उसे ही देख रहा था। नीलू 3 साल के लिए अपने पीहर आ गई। नीलू की माँ अपनी बेटी के मुंह से उसके ससुराल वालों की बड़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग पर बारी जा रही थी। नीलू ससुराल में मिले अपने जेवर दिखाने लगती है। जानती हो मम्मी, ये कान की बालियाँ हमें उमा मौसी ने दिया था, और ये पायल मोना मामी ने, और ये कान के टॉप से देख रही हो ये बड़ी बुआ ने दिया था, और छोटी बुआ ने गोपाल जी की ये मूर्ति दी थी। कह रही थी इन्हें अपने से दूर कभी मत करना, जो भी करना इनका नाम लेकर करना। नीलू की माँ उसकी बातों को बड़े गौर से सुनती जाती और हूँ करके मुस्कुराती जाती। और ये सोने के कड़े हमें माँ जी ने दिए थे। जानती हो, आते समय उन्होंने मुझे 1000 रुपये भी दिए थे। कह रही थी खुलकर खर्च करना, ज़रा भी कोताही मत करना, समय समय पर देवर जी के हाथ रुपए भिजवाते रहेंगे। नीलू की माँ बोली, इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से मिलती है। ज़रूर तेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे जो तुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिला। कह के एक बार फिर से वो उसकी नज़र उतार लेती है। नीलू को आए 3 महीने हो चले थे, लेकिन ससुराल की कोई खबर नहीं मिल रही थी। इधर बीते हफ्तों से नीलू का मन बहुत अकुला सा रहा था। उसे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। रह रहकर वो उदास हो जाया करती थी। उसकी मम्मी उसके मन की व्यथा को अच्छे से समझती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। तभी जानकी मौसी ने नीलू को सिलाई सिखाने का सुझाव दिया। 2 घंटे के लिए ही सही, कम से कम इसी बहाने वो थोड़ा व्यस्त तो रहेगी और हाथ में कुछ गुड़ भी आ जाएंगे। यही सोचकर वहीं पास के ही सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में नाम डलवा दिया। एक दिन वो मम्मी के साथ बैठी थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। देखती है दरवाजे पर उसका बेटा छोटा वाला देवर खड़ा था। वो उसे देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे मम्मी, छोटे के देवर जी आए हैं। अरे पगली, उन्हें भीतर भी आने देगी या दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? उसने उन दोनों के पैर छुए और वहीं पास पड़ी एक चारपाई पर बैठ गया। अरे जा नीलू, छुटके बबुआ के लिए चाय पानी का इंतज़ाम तो कर। हाँ मम्मी, जाते हैं ना। नीलू जब से आई है आप लोगों का नाम इसकी ज़ुबान पर हरदम रहता है। दिन भर आप ही लोगों की बात करती रहती हैं। बड़े भाग्य से थे उसके जो आप लोगों का सरीखा परिवार उसको मिला। भगवान सुखी रखे बेटा तुम लोगों को। नीलू की माँ नम आंखों से बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, भाभी ऐसी ही हैं कि उन्हें सब प्रेम करने पर मजबूर हो जाएं। तभी नीलू चाय नाश्ता लेकर आती है और वो दोनों चुप हो जाते हैं। 2-3 घंटे रुकने के बाद वो चलने को तैयार होता है तो एक थैला और कुछ रुपए नीलू को पकड़ाते हुए कहता है, ये लो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी देवर जी, हम तो कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाते तो बढ़िया था। अरे नहीं भाभी, परीक्षा सिर पर है तो पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, वरना ज़रूर रुक जाते, लेकिन अगली बार आएंगे तो पक्का रुकेंगे, कहकर उनके पैर छूता है और निकल जाता है। नीलू दरवाजे पर उसे पीछे से जाते हुए तब तक देखती रहती है जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता है। वो अंदर आती है तो उसे थैले का ध्यान आता है। वो उत्सुकता में थैला खोलती है। उसमें नीलू के लिए 2 साड़ियाँ, कुछ मिठाई और फल थे। तभी उसमें से एक पत्र निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है। नीलू पत्र उठाती है, खोलती है तो उसमें अनिक का नाम लिखा होता है। अनिक का नाम देखते ही उसका कलेजा जोरों से धड़कने लगता है।
नीलू अपनी मम्मी को साड़ी दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उस पत्र पर ही अटका था। रात गहराने लगती है। मम्मी को दिखाने के लिए नीलू भी आंख मूंद कर पड़ी रहती है। जब उसकी मम्मी गहरी नींद में सो जाती हैं तो धीरे से उठकर अपना बक्सा खोलती है, उसमें से पत्र निकालती है और इस डर से कहीं मम्मी उठ ना जाए तो वो पत्र लेकर रसोई घर में चली जाती है। पत्र को खोलते ही उसके दिल की धुकधुकी एक बार फिर बढ़ जाती है। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए पढ़ना शुरू करती है। प्रिय नीलू, आशा करते हैं तुम ठीक होगी। हम तुम्हारे लिए भगवान से तुम्हारी खुशी की दुआ करते हैं। जिस दिन से तुमने हमारे आंगन में पाँव रखा था उसी दिन से तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारे पायल के घुंघरुओं की आवाज़ सुनकर तुम्हारी एक झलक पाने को मन व्याकुल हो उठता था। बड़ी मुश्किल से दिल को संभालते पाते थे। कभी कभी तो मम्मी पर खींच भी जाते थे। क्या ज़रूरत थी उन्हें हमारा ब्याह करने की, जब उन्हें तुमसे हमें दूर ही रखना था। लेकिन मम्मी की मर्जी जान दिल को समझा लेते हैं थे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। यहाँ तक तो ठीक था। असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब हमने तुम्हारी सूरत देखी। बस उसी दिन से हमारा सुख चैन सब बर्बाद हो गया। अब सोचते हैं ना देखे होते तो ही अच्छा था। हालत ये है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो तुम नज़र आती हो। तुम हमारे शरीर के रोम रोम में इस कदर समा गई हो कि हम खुद को ही भूल गए हैं। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपा कर ये पत्र तुम तक भेज रहे हैं। बस एक गुजारिश है कि इस पत्र को अपने दिल से लगा कर रखना। अगर तुम इसे अपने दिल से लगा कर रखोगी तो हमें लगेगा कि तुमने हमें अपने दिल से लगा के रखा है। चलो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना और हमारे अगले पत्र का इंतज़ार करना। तुम्हारा अनेक। पत्र पढ़कर नीलू के मन का कोना कोना प्रेम रूपी वर्षा से सराबोर हो जा गया। उसने अनगिनत बार वो पत्र पढ़ा और अनगिनत बार उस पत्र में अनेक को महसूस किया। दिन और महीने बीतते गए, पत्र आते रहे, वो अपने अनेक के प्यार में पूरी तरह से भीगती रही। आखिरकार 3 साल बीत गए और वो दिन आ ही गया जिसके लिए 2 दिल न जाने कब से अधूरे थे। अपनी नई दुनिया को सजाने का सपना लिए वो ससुराल में कदम रखती हैं। इन 3 सालों में नीलू का रंग रूप और ज़्यादा निखर गया था। अनिल नीलू का साथ पाकर एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था, जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम था और उस प्रेम की एकमात्र साक्षी नीलू, जिसका आलिंगन पाने से उसका जीवन मानो धन्य सा हो गया था। उन दोनों का प्यार देख अनेक की माँ खुशी से फूली नहीं समाती थी। देखते देखते 6 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सास का दुलार, देवरों का सम्मान और पति के प्यार ने नीलू को उड़ने के लिए जैसे एक नया पंख दे दिया था। उसे लगता कि ये वक्त यहीं ठहर जाए और वो इस वक्त को जीती चली जाए। अनेक का इतना प्यार देख कभी कभी तो नीलू डर जाया करती थी। उसने कितनों को ही शादी के कुछ सालों बाद बदलते देखा और सुना था। एक घटना तो उसकी पड़ोस में रह रही जिया जीजी की ही थी। पहल तो उनका पति उनसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन समय के साथ उसका प्यार जिया जीजी के लिए कम होता चला गया। हद तो तब हो गई जब उसने उन पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया और फिर तो ये उसका रोज का ही ढर्रा हो गया। हर रोज कोई ना कोई कमी वो रिया जीजी में निकाल ही दिया करता था और उन्हें मानने का एक भी मौका हाथ से जाने ना देता था। नीलू जब ये सब सोचती तो रिया जीजी का मासूम चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता और वो डर जाती। दिन रात भगवान से वो बस यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इनके दिल में हमारे लिए प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। समय धीरे धीरे बीत रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अनेक की माँ को भी लगता था कि अब नीलू की माँ बनने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने इस दौरान कई बार नीलू से इस बारे में खुलकर बात भी की। क्यों बहू, अब हमें दादी बनने का सुख कब दे रही हो? उनकी बातों को सुन नीलू शर्मा कर रह जाती। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता जा रहा था। कहते हैं ना, बुरा वक्त जल्दी नहीं करता और अच्छा वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बस यही नीलू के साथ भी था। देखते देखते कब 6 साल बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसे क्या खबर थी कि आने वाला वक्त उसकी किस्मत में कुछ और ही लिख कर बैठा है। इन सालों में ना अनेक बदला था, ना वो बदली थी और ना ही उनका प्रेम। अगर कुछ बदला था तो बस लोगों के देखते और समझने का नज़रिया। कितनी मुँह उतनी बातें, और इन सब से नीलू की सास भी अछूती न रह सकी। कल तक जो सास उसके गुणों का बखान करते नहीं थकती थी, आज उसी सास की आंखों में वो खटकने लगी थी और वजह थी उसका अभी तक माँ ना बन पाना। अनेक को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जानता था अभी भी नीलू की उम्र ही क्या है। माँ नाहक ही इतना परेशान हो रही है। माँ के बहुत जोर लगाने पर वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा था कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां मां बनने में थोड़ा समय लेती हैं। आप भी नीलू को
थोड़ा समय दीजिए, वो माँ ज़रूर बनेगी। अनिक की माँ ने भी सोचा, चलो जैसे इतने दिन इंतज़ार किया, 1-2 साल और सही। और इस बीच ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था जिसे अनिक माँ ने आजमाया ना हो। ओझा पंडितों को दिखाना, मंदिर में जाकर मनौती मानना, हवन पूजन करवाना, ये सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। आखिर वो भी कब तक इंतज़ार करती, और उन्होंने अनिक की मर्जी जाने बिना उसका ब्याह भी तय कर दिया। लेकिन इस बारे में जैसे ही अनिक को पता चला, उसने दूसरा ब्याह करने से साफ इनकार कर दिया। अनिक की माँ ने सोचा बहू से बात करनी होगी। वो नीलू को समझाने के इरादे से उसके पास जाती हैं। देखो बहू, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी बहू होने के साथ एक अच्छी जीवन संगनी और एक अच्छी भाभी भी हो। ये तो हमारा कोई पुण्य प्रताप रहा होगा जो तुम हमारी बहू बनकर इस घर में आई। लेकिन शादी ब्याह केवल पति पत्नी या सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं होता। एक गृहस्थ जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब तक एक औरत अपने पति को बाप बनने और अपने ससुराल को उनका वंश आगे बढ़ाने का सुख दे सके। अभी तक तो हम सोच रहे थे देर सबेर हो सकता है कि तुम हमारी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन 10 साल बीतने को हैं, अभी तक ना जाने भगवान कहाँ रूठे बैठे हैं। देखो हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे अनिक को कोई बिन औलाद का कहे, और हमें पता है कि तुम भी ये नहीं चाहती होगी। अब हमारी बातों को अनिक सुन नहीं रहा, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम उसे ज़रूर मना लोगी। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। उसे उसके दूसरे ब्याह के लिए राजी कर लो, बड़ा उपकार होगा तुम्हारा हम पर। देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? आपको हमें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे इनसे। जुग जुग जियो बहू। नीलू ने अपनी सास से कह तो दिया, लेकिन ये वही जानती थी कि जिसे उसकी सास ने इतनी आसानी से कह दिया, वो उसके लिए मौत को गले लगाने से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट निकली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। और तभी उसे अपनी बुआ सास की वो बात याद आती है जो उन्होंने उसे गोपाल जी की मूर्ति देते हुए उससे कही थी, जब कोई रास्ता ना नज़र आए तो इनको पुकारना, ये ज़रूर कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। वो गोपाल जी की मूर्ति हाथ में लेती है और उनसे शिकायत भरे लहजे में कहती है, हमें किन 2 राहों पर लाकर खड़ा कर दिया है प्रभु। अब आप ही बताओ हम क्या करें। कौन पत्नी अपने मुंह से अपने ही पति से उसके दूसरे ब्याह की बात करेगी, और वो भी ऐसे पति से जो उसे इतना चाहता हो। आपने हमें औरत तो बनाया, लेकिन पूरी औरत बनाना भूल गए। माँ बनने के बाद ही एक स्त्री संपूर्ण होती है। प्रभु हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, जैसे इतना दिया वैसे ही एक कृपा और कर दो प्रभु। या तो हमारी झोली ममता से भर दो, या तो हमें मौत दे दो प्रभु। कहकर नीलू फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय अनिक के आने की आहट सुन वो रोना बंद कर अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछने लगती है। अनिक कहता है, तुम रो रही हो नीलू, क्या हम जान सकते हैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ये आंसुओं का सैलाब क्यों है? नीलू बोली, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है कि अंदर ही अंदर आपको पिता ना बनने का दुख कितना सताता होगा? कितनी अभागन हूँ मैं जो आपको एक पिता बनने का सुख भी ना दे पाई। किसने कहा तुम अभागन हो? तुम तो वो दिया हो जिसके प्रकाश से हमारा जीवन प्रकाशित है। जी कहने को और होने में फ़र्क होता है। अच्छा एक बात पूछें हम आपसे? पूछो। आप हमसे प्यार तो करते हैं ना? क्या इस बात के लिए भी तुम्हें हम पर शंका है? जी शंका नहीं, डर है। कैसा डर? अगर हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार ना कर दें, ये भी कोई कहने वाली बात है नीलू? हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, पहले आप वादा कीजिए कि हम जो मांगेंगे आप देंगे। अगर हमारे बस में रहा तो ज़रूर देंगे। हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लो। ये तुम क्या कह रही हो नीलू? हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर हमने आपको आज तक दुख के सिवाय दिया ही क्या है? तुम्हें बाप बनने का गौरव नहीं दे पाई। अनिक ने नीलू की बात को बीच में काटते हुए कहा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लो, अपने लिए ना सही इस परिवार के लिए, माँ जी के लिए, हमारे लिए। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोच भी सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए हम तुम्हें ब्याह कर लाए थे? तुम्हारे साथ फेरे लेते समय 7 वचन दिए थे। हमें कोई बच्चा नहीं है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? क्या एक औरत का अस्तित्व एक बच्चे तक ही सिमट कर रह जाता है? उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, उसके लिए कोई स्त्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? बच्चे आदमी औरत दोनों के भाग से होते हैं, और ये भी तो हो सकता है कि हमारे ही भाग में संतान का सुख ना हो। नीलू ने कहा, देखिए अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो इस ब्याह के लिए मान जाइए। कहा,
कहते हुए नीलू अनिक के पैरों से लिपटकर रोने लगती है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम करेंगे दूसरा ब्याह, लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि वो हमारे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। अनिक के दूसरे ब्याह के लिए मान जाने की खबर सुनकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पहुंच गई नीलू के पास और बोली, हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं बहू। तुमने जो किया वो कोई भी औरत शायद ही करना चाहेगी। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। इतना बड़ा त्याग करने का फैसला लेकर तुम्हारा कद हमारी नज़र में और ऊंचा हो गया। देखो बहू, अनिक की दूसरी लुगाई भले ही आ रही हो, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तो हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हें मान सम्मान, अधिकार और प्रेम देने में हम ज़रा भी फ़र्क नहीं आने देंगे। तुम्हारे साथ ये अन्याय हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, घर में ब्याह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन उदास मन के साथ जब से अनिक ने ब्याह की स्वीकृति दी थी, तभी से नीलू उससे कुछ दूर दूर रहने लगी थी। अनिक जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो काम का बहाना बना कमरे में चली जाती थी। अनिक सब समझता था कि वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। शायद वो जानता था कि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके हैं। नीलू दिल दिखा तो ऐसे रही थी कि अनिक के दूसरे ब्याह का उसे कोई मलाल नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। जैसे जैसे ब्याह के दिन नज़दीक आ रहे थे, नीलू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो दिन भी आ गया जब दूसरी बार अनिक दूल्हा बनने जा रहा था। नीलू से अनिक का ये रूप शायद देखा ना जाता, इसलिए सुबह से ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। बहू बहू, सास की आवाज़ सुनने उसने किवाड़ खोला। अरे बहू, तुम यहाँ बैठी हो और हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिए। चलो बाहर, औरतें तुम्हें पूछ रही हैं। माँ जी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कहते कहते नीलू को चक्कर आ जाता है। अरे अरे, तुम्हारी तबीयत तो सच में ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हम अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं। कहते हुए उसे पकड़कर बिस्तर तक ले जाती है। बाहर आती है और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बुलवाने भेजती है। उसकी तबीयत का सुन अनिक परेशान हो गया था। उनमें से किसी ने पूछा, अरे कुछ नहीं, ब्याह वाला घर है, काम की अधिकता की वजह से ऐसा हुआ होगा। एक बात तो है अनिक की माँ, तुम्हारी ये बहू तो सोना है। देखो दूसरी कैसी आती है। इतने में डॉक्टर आती है, चेक करके बाहर निकलती है। देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, ये पेट से है, इस हाल में ऐसा होना लाजमी है। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? एक बार फिर से तो कहिए। जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। नीलू के माँ बनने की खबर सुन अनिक खुशी से पागल हो जाता है। सुन रही हो माँ, हमारी नीलू माँ बनने वाली है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है, और एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता कि वो अपने जीते जी अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखे। अनिक की माँ रोते हुए बोली, इसका त्याग देख शायद भगवान से भी रहा नहीं गया। अब जिस वजह से अनिक का दूसरा ब्याह हो रहा था, जब वो वजह ही ख़त्म हो गई, तो अब हमें बारात को रोक देना चाहिए और लड़की वालों को सब सच बता देना चाहिए। एक बार फिर खुशियों ने नीलू के जीवन को निहाल कर दिया था। जब लड़की वालों से बात की गई तो वह सब नाराज़ हो गए, क्योंकि शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अनिक की मां ने कहा, यदि आपको कोई ऐतराज़ ना हो और लड़की हाँ कर दे तो हम अपने दूसरे बेटे के साथ शादी करवाने के लिए तैयार हैं। दोनों पक्ष बैठकर बातचीत करते हैं। लड़की को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर सब लोग खुशी खुशी बारात ले जाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। नीलू अनिक के कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद लेती है। क्या हुआ मुन्ने की माँ, क्या सोच रही हो? जी, आपके मुंह से ये एक शब्द मुन्ने की माँ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब जाके मेरे कानों को सुकून और दिल को आराम मिला है। अब लग रहा है कि हाँ, हम औरत हैं, एक संपूर्ण औरत। अच्छा, लेकिन हम तो तुम्हें एक संपूर्ण औरत ही समझ रहे थे, अनिक शरारती अंदाज में कहता है। दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी।